बच्चों, आप सभी का स्वागत विजेता चैनल पर। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का अध्याय 11 विद्युत। इसका हम जो वीडियो है उसका भाग 2 पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका जो भाग 1 है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो भाग 1 में आपको जल्दी से मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि भाग 1 में हमने पढ़ा था विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध। साथ ही हमने ये भी देखा था कि जो विभिन्न प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध जो होता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। अब हम उसी वीडियो को, उस लेसन को आगे बढ़ाते हैं और विद्युत का भाग 2 जो वीडियो का हमारा भाग सेकंड पार्ट है उसे देखते हैं। तो आइए चलते हैं, इसमें हम आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, यानी जो हमने वो प्रतिरोध पढ़े थे और प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करते हैं ये भी हमने पढ़ा था। तो अब हमें ये देखना है कि विभिन्न निकायों में किस किस तरह से प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है और फिर उनका जो विभवांतर है, जो विद्युत धारा है, कुल प्रतिरोध है, वो उनमें किस किस तरह से बदलाव आता है। तो बच्चों देखिए, प्रतिरोधकों के निकाय के प्रतिरोध को 2 तरह से श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में हम जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को हम अलग अलग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पूरा पढ़ रहे हैं श्रेणी क्रम को। यहाँ पर ये देखिए, ये विभवांतर मैंने इस ढंग से लगा दिया था। इस विभवांतर को हम इस ढंग से लगाते हैं। आप सभी को पता होगा कि जब हमने विभवांतर पढ़ा था तो हमने कहा था, क्या कहा था बताओ बच्चों? हमने कहा था कि इस वोल्ट मीटर को हमेशा किस में लगाते हैं? पार्श्व क्रम संयोजन में लगाया जाता है। प्रतिरोधों के पार्श्व क्रम संयोजन में इनको लगाया जाता है। देखिए, तो श्रेणी क्रम कहते किसे हैं? तो एक विद्युत परिपथ में यदि विभिन्न प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा गया है तो ये संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। देखिए, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। 3 प्रतिरोध हमने यहाँ पढ़ लिए हैं और तीनों को एक दूसरे का सिरा मिलाकर जोड़ा जाता है। जिस तरह से दिवाली पर हम सीरीज लगाते हैं, लड़े लगाते हैं और उसको एक सिरे से बांधकर एक का दूसरा सिरा, दूसरे का अंतिम वाला सिरा, पहला वाला सिरा, इस तरह से हम जोड़ते हैं। उसी ढंग से एक के बाद एक हमने इन प्रतिरोधकों को लगा दिया गया है। तो ये वाला जो क्रम है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो इस संयोजन में परिपथ के हर भाग में विद्युत धारा समान होती है, यानी I जो रहेगा वो समान रहता है और परिपथ का कुल विभवांतर व्यष्टिगत प्रतिरोधों के विभवांतर के योग के बराबर होता है। व्यष्टिगत का मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल यानी कि अगर हम मान लें R1 का V1 यहाँ पर, R2 का जो लगाया है विभवांतर वोल्ट मीटर, उसमें जो विभवांतर आता है उसे V2 मान लिया जाए और R3 के लिए हमने जो वोल्ट मीटर लगाया है उसका विभवांतर, उसकी रीडिंग हम V3 मान लें। तो जो कुल विभवांतर होगा वो कुल विभवांतर होगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी इन तीनों में जो पाठ्यांक आएगा उन पाठ्यांकों को हम जोड़ देंगे और उन पाठ्यांकों का जो योग है वो टोटल विभवांतर हमारे आएगा। और इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि विभवांतर को एक ही वोल्ट मीटर को लेकर हम यहाँ पर और यहाँ पर इन तीनों से ही एक साथ एक वोल्ट मीटर को जोड़ दिया जाए तो तब भी हम देखेंगे कि जो इन तीनों का योग आएगा वही जो रीडिंग आएगी वो इन P और Q, अगर P और Q यहाँ पर नाम रख दिए जाएं इन दोनों सिरों के, तो P और Q के बीच में यदि हम 1 वोल्ट मीटर को लगाएं तो उनका जो रीडिंग आएगी वो भी इसके बराबर ही आएगी, तीनों के टोटल के बराबर। ठीक है, तो V को हम लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V बराबर IR ओम के नियम से हर जगह हमें यहाँ पर ओम का नियम ही चलाना है। V बराबर IR से आपको पता है कोई भी 2 चीजें दी गई हो तीसरी चीज हम पता कर लेते हैं।
तो V बराबर IR से V1 का जो मान होगा वो IR1 हो जाएगा, V2 बराबर IR2 हो जाएगा और V3 बराबर IR3 हो जाएगा। अब इस V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 में हम मान रखते हैं। तो V का मान हमने रख दिया IR, V1 का IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। IR ये ऐसा का ऐसा ही, तीनों में I कॉमन है, I को हमने बाहर निकाल दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गए। अर्थात ये I से I कैंसिल हो जाएगा, तो RS, S का मतलब सीरीज, सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम, तो RS बराबर हो गया है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि जो प्रतिरोध होगा, श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होगा, वो जितने भी प्रतिरोध लगा रखे हैं उन सब के योग के बराबर होगा। इसी को हम किस ढंग से लिखेंगे कि जब बहुत से प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो संयोजन का कुल प्रतिरोध R1, R2, R3 और जितने भी हमने प्रतिरोध लगा रखे हैं उन सब के योग के बराबर होता है। और इस प्रकार संयोजन का प्रतिरोध किसी भी व्यष्टिगत प्रतिरोधक के प्रतिरोध से अधिक होता है, यानी जो ये तीनों थे उन तीनों से ज्यादा प्रतिरोध जो है वो टोटल जो प्रतिरोध है वो इन तीनों के प्रतिरोध से ज्यादा ही होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। आपके इन्हीं सारी चीजों पर आधारित 12.7 एक उदाहरण दे रखा है, तो इन चीजों को हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए कि एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है तथा 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से चित्रानुसार संयोजित है। ये चित्र देखिए बच्चों, ये 20 ओम का एक लैंप है और 4 ओम का प्रतिरोध यहाँ पर लगा हुआ है, यानी हम R1 20 ओम कर सकते हैं और R2 जो है वो 4 ओम कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या पता लगाने हैं कि परिपथ का कुल प्रतिरोध, सेकंड हमें पता लगाना है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, और थर्ड हमें पता लगाना है विद्युत लैंप व चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है कि सबसे पहला जो हमसे पूछा है वो पूछा है परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो हमने अभी अभी आपको कहा कि R1 विद्युत लैंप का जो परिपथ है वो हो गया 20 ओम, दूसरा जो इसमें प्रतिरोध जुड़ा हुआ है R2 वो है 4 ओम। अब टोटल प्रतिरोध का क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास में, ये रहा फॉर्मूला, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इन दोनों को, दो है हमारे पास यहाँ पर, इन दोनों को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, 20 प्लस 4 तो 24 ओम हमारे पास में कुल प्रतिरोध आ जाता है। आगे चलते हैं कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, तो I बराबर V अपॉन RS, जो हमारा फॉर्मूला है V बराबर IR, उससे हमने निकाल लिया कि I बराबर जो होता है V अपॉन RS, क्योंकि हम यहाँ पर श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं। विभवांतर हमें यहाँ पर दे रखा है 6 वोल्ट, तो यहाँ पर हम मान रखते हैं V के बदले हमने रख दिया 6 और RS का मान यानी जो टोटल प्रतिरोध है वो हमने अभी ऊपर निकाला है 24 ओम, तो 6 अपॉन 24 करते ही हमें आंसर मिल जाता है 0.25 एम्पियर विद्युत धारा जो है वो इसके अंदर प्रवाहित हो रही है। और इस विद्युत धारा का मान अलग अलग नहीं है, सभी में ही, पूरे प्रतिरोधों में ही, पूरे परिपथ में ही ये जो I विद्युत धारा है जिसका मान है 0.25 एम्पियर, वो विद्युत धारा ही इसके अंदर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि विद्युत लैंप व चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। आप कह सकते हैं मैडम विभवांतर तो 6 वोल्ट दिया हुआ तो है, 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है तो यही विभवांतर है। बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल 6 वोल्ट का विभवांतर हमें दे रखा है, 6 वोल्ट की बैटरी वहां पर लगा रखी है। लेकिन अगर हम इनको अलग अलग देखें कि इस 4 ओम के प्रतिरोध में और इस 20 ओम के लैंप में कितना विभवांतर, अलग अलग कितना विभवांतर आ रहा है और वो टोटल इसके बराबर है भी या नहीं है, इसलिए हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अलग अलग हम देखते हैं। देखिए, तो विद्युत लैंप का जो विभवांतर V1 है तो V बराबर IR, तो V1 के लिए हम लिख देंगे I R1।
I का मान 0.25 हमने पता किया है, R1 20 था, इनको गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 5 वोल्ट। इसी प्रकार से दूसरे प्रतिरोध का जो विभवांतर है V2 बराबर IR2, IR2 में I का मान 0.25, R2 का मान 4, इसको गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 1 वोल्ट। तो देखिए दोनों को जोड़िए, 5 और 1 6 वोल्ट टोटल हमारा आ गया है विभवांतर। V बराबर था V1 प्लस V2 प्लस V3, V3 हमारे पास में है नहीं, दो ही प्रतिरोध हमें दे रखे हैं, तो दो प्रतिरोधों को हमने यहाँ पर दो प्रतिरोधकों का विभवांतर जो है वो हमने यहाँ निकाल लिया है। 6 वोल्ट की हमें विद्युत बैटरी दे रखी थी और देखिए कि हमने जब अलग अलग निकाला इन दोनों का तो भी हमारे 6 वोल्ट आ जाता है। इसका मतलब जो इसने पूछा था कि विद्युत लैंप व चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, तो अलग अलग ये हमने निकाल दिया और अगर हम इसको टोटल करते हैं तो वो हमारे क्वेश्चन से मैच कर जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर निकला है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर जितने भी प्रतिरोध लगे होते हैं, जितना भी विभवांतर वोल्टमीटर हमने लगाया है उन सबके पाठ्यांकों के योग के बराबर होता है। इसी प्रकार से जो प्रतिरोध होता है वो जितने भी प्रतिरोध लग रहे हैं उन सबके योग के बराबर होता है और I जो विद्युत धारा रहती है वो यहाँ पर समान रहती है। और V बराबर IR वाला जो फॉर्मूला है यानी कि ओम का नियम जो है वो हमें इस श्रेणी क्रम संयोजन में भी और समांतर क्रम संयोजन में भी याद रखना है। तो ये था एक श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में आपका छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट संयोजन है बच्चों वो होता है समांतर या फिर पार्श्व क्रम संयोजन, पैरेलल रेजिस्टेंस। ये क्या होता है कि जब किसी विद्युत परिपथ में कई प्रतिरोधक एक साथ दो बिंदुओं x व y के बीच संयोजित हों तो ऐसा जो संयोजन होता है वो पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता है। देखिए यहाँ पर हमने 3 प्रतिरोध लिए हैं और इन तीनों को ही हमने x और y जो दो बिंदु हैं उन दोनों बिंदुओं के बीच हमने इनको संयोजित किया है, यानी एक के बाद एक पैरेलल करके हमने इनको लगाए हैं, इसलिए इसका नाम ही क्या हो गया, समांतर या फिर पार्श्व क्रम संयोजन। तो इसमें जो विद्युत धारा बहती है हमने क्या किया बच्चों, इन सबको यहाँ पर अलग अलग हमने पहले एमीटर तीनों में ही लगा करके और अलग अलग प्रयोग कर लिए और उसके बाद अलग अलग हमने इसका पाठ्यांक नोट कर लिया तीनों जगह पर एमीटर लगा करके और इसके बाद हमने लास्ट में तीनों को एक साथ करके और एमीटर को यहाँ पर लगा दिया। तो अब भी जब टोटल हम कर रहे हैं तब भी हमने इसका पाठ्यांक नोट कर लिया। तो इस संयोजन में जो विद्युत धारा I होती है वो संयोजन की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित होने वाली पृथक धाराओं के योग के बराबर होती है। ये जो हमने प्रयोग किया था इससे हमें ये बात समझ में आ गई कि जो टोटल I होगी, अब जो हमने लगा रखा है जो टोटल विद्युत धारा I है हमारे पास में, वो जो हमने पहले प्रयोग किया I1, I2 और I3 हमने नोट किए थे उन सबके योग के बराबर होती है। यानी कि जो विद्युत धारा टोटल I है वो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हम यहाँ पर कहेंगे, जबकि इससे पहले वाला जो श्रेणी क्रम संयोजन हमने पढ़ा था उसके अंदर जो विद्युत धारा थी वो पूरे परिपथ में समान थी, I जो थी वो एक ही थी। ठीक है, अब इस I से का मान रख करके, वही ओम के नियम से हम मान रख करके अगर हम प्रतिरोधों का निकालें कि टोटल प्रतिरोध कितना होगा तो देखते हैं I का मान हमने रखा V/RP। किससे निकाला है बच्चों हमने, ओम के नियम से, V बराबर IR। ये जो नियम होता है ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि यही नियम यहाँ पर हमारे पूरे पाठ में अभी तक चल रहा है। तो इससे हमने I का मान निकाला तो V/RP, RP का मतलब आप समझ गए होंगे पैरेलल, तो ये हो जाता है I1 का मान रख दिया V/R1, I2 का मान रख दिया V/R2 और I3 का मान रख दिया V/R3। V से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में जो आ जाएगा वो हो जाएगा टोटल जो प्रतिरोध होगा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी जितने भी यहाँ पर हमने प्रतिरोध लगाए हैं उनका जो व्युत्क्रम है वो इसका जो प्रतिरोध है टोटल वो इसका हो जाएगा। तो पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समूह के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम
व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। व्युत्क्रम जो है वो प्रत्येक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। वहां पर सिंपल था, आर एस बराबर जो था R1 प्लस R2 प्लस R3, टोटल हमने उनको जोड़ दिए थे सिंपल रूप से, और यहाँ पर हमने उनके व्युत्क्रमों को जोड़ा है, यानी 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो टोटल प्रतिरोध होता है वो सबसे कम जो प्रतिरोध होगा उससे भी कम प्रतिरोध हमें प्राप्त होगा। ठीक है, उस वाले श्रेणी क्रम में हमें टोटल प्रतिरोध काफी ज्यादा प्राप्त हो रहा था, R1 प्लस R2 प्लस R3 था, तो टोटल प्रतिरोध काफी ज्यादा प्राप्त हो रहा था, जो सबसे ज्यादा था उससे भी ज्यादा प्राप्त हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो प्रतिरोध हमें प्राप्त होता है वो जो सबसे कम वाला इंडिविजुअल, जो सबसे कम वाला प्रतिरोध हमने लगाया है उससे भी कम प्रतिरोध हमें यहाँ पर टोटल प्रतिरोध के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि उनके व्युत्क्रमों का योग है बच्चों। ठीक है, तो अब देखते हैं कि चित्रानुसार इसके ऊपर जो आपका उदाहरण दे रखा है, दो उदाहरण आपकी बुक में दे रखे हैं, 11.8 और 11.9। 11.9 को आप स्वयं करेंगे इसी की तरह से। 11.8 मैंने यहाँ पर आपके लिए समझाया है कि चित्रानुसार परिपथ में प्रतिरोध को R1, R2 और R3 का मान 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम दिया हुआ है। इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। तो तीन बातें हमें निकालनी है कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा का मान निकालना है, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा का मान निकालना है और परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित करना है। सिंपल है, बहुत सिंपल। ये जो हमने ऊपर समझा है इसी को ही हमें नीचे प्रयोग करना है। सबसे पहले लिख देते हैं, मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम कोई आंकिक प्रश्न करते हैं तो जो हमें दिया हुआ है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं। तो देखिए R1 हमें दे रखा है 5 ओम, R2 है 10 ओम और R3 है 30 ओम। विभवांतर जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 12 वोल्ट। अब सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा, तो R1 अलग अलग से निकालेंगे हम। तो R1 से प्रवाहित विद्युत धारा का मान I1 बराबर होगा, I हमने निकाला था, ये देखिए अलग अलग। ठीक है, तो इसी प्रकार से I1 बराबर हो जाता है V/R1। ये V/R1, V हमें 12 दे रखा है, R1 हमने 5 लिया है, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाता है 2.4 एम्पियर। इसी प्रकार R2 से प्रवाहित विद्युत धारा I2 बराबर V/R2 हो जाएगी, V का मान वही 12, R2 हमने 10 लिया है, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.2 एम्पियर। इसी प्रकार से R3 से प्रवाहित विद्युत धारा I3 बराबर V/R3, तो V 12, V जो है वो कॉमन है इसके अंदर 12 और R3 जो है वो 30, और इसका सोल्व करेंगे तो आ जाता है 0.4 एम्पियर। बच्चों आपने ध्यान दिया होगा कि वहां पर विभवांतर अलग अलग था और धारा समान थी, लेकिन यहाँ पर जो अंतर है वो ये है कि धारा जो है वो अलग अलग है और विभवांतर जो है वो समान है। तो विभवांतर हमने सभी जगह 12 वोल्ट ही लिया है। ठीक है, तो अब आ जाता है जो बी क्वेश्चन हमसे पूछा है कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। ये तो बहुत सिंपल हो गया, जब तीनों में से हमने विद्युत धारा अलग अलग निकाल दी तो इन तीनों विद्युत धाराओं को टोटल कर दीजिए, वही हमारे पास में टोटल विद्युत धारा आ जाएगी। तो 2.4, 1.2 और 0.4 इन सबको हमने टोटल कर दिया, टोटल हो जाता है 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर हमारे पास में टोटल विद्युत धारा आ जाती है। ठीक है, फिर आ जाता है कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध के लिए ये सूत्र हमने यहाँ पर निकाला था, 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसमें हम मान रख देते हैं, 1/R1 में 5 लग दिया, R2 में 10 लिख दिया और R3 में हमने 30 लिख दिया। इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 1/3। तो 1/3 जो है वो व्युत्क्रम के रूप में आया है। यदि हम इन्हें उल्टा कर देते हैं तो Rp बराबर हो जाता है हमारे पास में 3 ओम। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ पर इस रूप में इसको नहीं लिखेंगे, इसको हम उल्टा कर देंगे। तो उल्टा कर देंगे तो Rp का मान आ जाएगा हमारे पास में, तो Rp हो गया हमारे पास में 3। तो इस तरह से देखिए बच्चों, इस पार्श्व क्रम संयोजन का जो सबसे कम प्रतिरोध था R1 वो था 5 ओम, और हमारे पास में जो पैरेलल जो रेजिस्टेंस आया है जो वो आया है 3 ओम, यानी कि ये 5 ओम से भी कम
कम प्रतिरोध है। तो जब भी हमें प्रतिरोधों का संयोजन, बहुत सारे प्रतिरोध हमें एक साथ जोड़ने, बहुत सारी युक्तियां हमें एक साथ जोड़नी है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि प्रतिरोध जो है वो कम से कम हो उन युक्तियों में। तो कम से कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उन सभी का संयोजन जो है वो पार्श्व क्रम में करना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान में या मल्टीपल क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि प्रतिरोधों का जो प्रतिरोधक है उनका जो टोटल प्रतिरोध है वो बहुत कम हो, इसके लिए उन्हें कौन से क्रम में संयोजित करना चाहिए, तो उन्हें पार्श्व क्रम में संयोजित करना चाहिए। तो बच्चों ये दोनों पैरेलल वाला यानी कि पार्श्व क्रम या समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, दोनों में अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन से जो हानि हमें हो रही है वो ये होती है कि जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है और परिपथ का कोई अन्य अवयव कार्य नहीं कर पाता। कोई भी आगे, जब एक जगह से ही धारा बहना बंद हो जाएगी तो आगे के और जो सब जुड़े हुए हैं वो सही होने के बावजूद भी कार्य नहीं कर पाते। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा होगा पहले के जमाने में जब हम सीरीज लगाते थे, लड़े लगाते थे दिवाली पर, तो सबको श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता था। अभी अभी मैंने कही भी थी ये वाली बात, एक का अंतिम सिरा दूसरे के प्रारंभिक सिरे से जोड़ा जाता था। तो एक सीरीज या एक बल्ब खराब हो जाने से वो पूरी की पूरी जितनी भी सीरीजें हमने लगाई हुई थी वो सभी खराब हो जाती थी और इलेक्ट्रीशियन को उसको ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, बड़ा टाइम लगता था कि एक एक बल्ब को चेक करके देखना होता था कि कहाँ पर खराब हुआ है वो। तो अब उसका अल्टरनेट आ गया है, अब हमें एक एक बल्ब को चेक नहीं करना पड़ता। अब हम क्या करते हैं कि एक एक सीरीज को ही अलग अलग ढंग से लगा देते हैं, तो उससे एक सीरीज अगर खराब हुई है तो वो ही नहीं जलती, बाकी की अन्य सीरीजें तो जल जाती हैं। ठीक है, तो परिपथ टूट जाता है और परिपथ का कोई अन्य अवयव कार्य नहीं कर पाता। इसके विपरीत पार्श्व क्रम में क्या होता है कि पार्श्व क्रम संयोजन में धारा विभिन्न सांद्रताओं में विभाजित हो जाती है। यदि ज्यादा प्रतिरोध का है तो उस अनुसार उसे ज्यादा धारा मिल जाएगी और कम प्रतिरोध का है तो उसके अनुसार उसे कम धारा मिल जाएगी। तो दो जो धारा होती है वो विभिन्न सांद्रताओं में विभाजित हो जाती है। कुल प्रतिरोध सबसे कम व्यष्टिगत प्रतिरोध से भी कम हो जाता है, अभी अभी बताया मैंने। तो यह तब ज्यादा उपयोगी होता है जब सांद्रताओं के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें उचित रूप से कार्य करने के लिए अलग अलग विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। तो यदि हम बैटर की तरफ जाएं तो जो दोनों क्रमों में बैटर संयोजन है वो पार्श्व क्रम संयोजन ही होता है। क्लियर है बच्चों? आ जाता है बच्चों विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आप देखते हैं कि थोड़ी देर हम किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो गर्म होने लग जाता है। बल्ब में भी यदि बल्ब आधे घंटे चल रहा हो तो अगर हम उसे स्विच ऑफ करके और फिर हाथ लगा करके देखें तो वो भी हमें गर्म प्रतीत होता है। तो वो किस वजह से होता है, तो वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की वजह से ही होता है। तो अब कहते किसे हैं, क्या होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव? तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो चालक के प्रतिरोध के कारण चालक गर्म हो जाता है, इसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह का वो विरोध करता है। वीडियो 1 में हमने ये पढ़ा था कि प्रतिरोध कहते ही किसे हैं कि अवरोध, जो विद्युत धारा के रास्ते में जो अवरोध उत्पन्न होता है, जो अवरोध होते हैं उसे ही प्रतिरोध कहा जाता है। तो जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और जो उसके तार में जो प्रतिरोध हैं उनकी वजह से जो तार गर्म हो जाता है उसे ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहा जाता है। और आप सभी जानते हैं कि इस गुण का उपयोग हमारे बहुत सारे विद्युत सांद्रताओं को बनाने में किया जाता है, जैसे कि प्रेस है, टोस्टर है, तंदूर है। बहुत सारी चीजें जो होती है वो इस गुण पर ही आधारित होती हैं। तो इसको हम गणितीय रूप में लिखें, इसके लिए हम आगे चलते हैं कि किसी प्रतिरोधक R में से विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। हम ये मान लेते हैं कि कोई प्रतिरोधक है हमारे पास में R
और उसमें से विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, तो माना इसके सिरों के बीच विभवांतर V है, हमें I, R और V ये तीनों तो लेने ही होंगे। ओम के नियम से इस लेसन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जो बेस है हमारा वो ओम का नियम ही है, हर जगह वो काम आ जाता है। तो ओम के नियम में ये तीनों चीजें हैं, V, I और R, तो ये तीनों चीजें हमें लेनी पड़ेंगी। तो इनके सिरों के बीच विभवांतर V हो गया और इससे t समय में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो किया गया कार्य जो होगा वो VQ होगा। अतः स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति जो होगी P बराबर वो होगी VQ अपॉन T। निवेशित शक्ति, शक्ति की क्या परिभाषा थी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति यहाँ पर कार्य कितना हो रहा है, VQ कार्य हो रहा है, और VQ कार्य कितने समय में हो रहा है, दर मैंने आपको बताया था कि दर जहां पर भी आ जाता है वहां पर अपन समय का भाग दे देते हैं। तो VQ कार्य हो रहा था, समय का हमने भाग दे दिया, VQ अपॉन T ये हमारे पास में शक्ति आ गया। जैसे कि शक्ति की परिभाषा है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, वैसा का वैसा ही ये यहाँ पर आ गया है। अब आवेश प्रवाह, शुरू में इस लेसन के बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर हमने विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये जो Q अपॉन T था वो यही है, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की धारा को विद्युत धारा कहते हैं। तो इस Q अपॉन T को हमने बदल दिया I में, ठीक है, तो विद्युत धारा में बदल दिया हमने। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है वो VQ अपॉन T से बदल कर आगे हो जाता है VI, यानी Q अपॉन T को हमने I में परिवर्तित कर दिया है। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है इसके अंतर्गत, ठीक है। जैसा कि हमने लेसन के शुरू में विद्युत धारा किसे कहते हैं और उसका गणितीय फॉर्मूला हमने बनाया था, उसके अनुसार ये काम किया है हमने। अर्थात समय t में स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा PT है जो VIT के बराबर है। यानी अगर हम किसी समय में शक्ति को नापें, ये सूत्र हमने निकाल दिया है, और किसी समय में हम अब शक्ति को परिकलित करें तो इधर भी हम समय से गुणा कर देंगे और इधर भी हम समय से गुणा कर देंगे। यानी PT समय में जो हमारे पास में शक्ति हो जाती है वो हो जाती है VIT। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि एक घंटे में एक दिन में 5 जूल कार्य किया जा रहा है, तो 4 दिन में कितना कार्य किया जाएगा, तो आप 4 से गुणा कर देते हैं, समय से गुणा कर देते हैं। उसी तरह से ये शक्ति का फॉर्मूला हमने निकाल लिया है, और अब हम समय की बात कर रहे हैं कि इतने समय में कितनी शक्ति खर्च होगी, तो इसको हमने T से गुणा किया, तो जिसके बराबर हमने किया था VI के बराबर, उसे भी हमने T से गुणा कर दिया है। तो हमारे पास में आ गया है PT बराबर VIT। तो इस प्रकार किसी स्थायी विद्युत धारा I द्वारा समय T में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा जो होती है, इसे हमने H से कर दिया कि वो जो शक्ति है वो H के रूप में, ऊष्मा के रूप में हमने परिभाषित कर दिए, क्योंकि हम यहाँ पर तापीय प्रभाव पढ़ रहे हैं। तो जो तार गर्म होगा वो तापीय प्रभाव ही है, तो उस तापीय प्रभाव को हमने H से लिख दिया है, डिफाइंड हीट से, और ये H बराबर, इसके बराबर कर दी हमने VIT। ओम के नियम से हम देखें कि V बराबर हो जाता है IR, तो V का मान हमने लिख दिया IR, तो H बराबर अब हमारे पास हो गया IRIT। इसको हमने जब I को संयोजित किया तो बन गया I2RT, तो H बराबर I2RT जो बात है वो कहलाती है जूल का तापन का नियम। इसे ही हम जूल के तापन का नियम कहते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपसे ये फॉर्मूला देकर पूछ लिया जाता है कि जूल के तापन का नियम बताइए, ठीक है। इसे ही यदि हम शब्दों में लिखें तो हम कह सकते हैं कि किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा है वो 3 बातों पर निर्भर करती है। पहली है, दिए गए प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। I² है, यानी विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। दूसरा है, प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, R देख लीजिए। और थर्ड है कि उस
समय के अनुक्रमानुपाती होती है जिसके लिए दिए गए प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। तो ये टी के भी जितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होगी उतने ही समय तक वो ताप जो है वो बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से इस H बराबर आई स्क्वायर आर टी को जूल के तापन का नियम कहते हैं। और यदि आपसे रिक्त स्थान के रूप में पूछने को आ जाए या वो एक लाइन छोड़कर पूछने को आ जाए तो इस नियम को आप हिंदी में इस तरह से व्यक्त कर देंगे और यही आपका हो जाएगा जूल के तापन का नियम। ठीक है, क्लियर है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको इसको बहुत अच्छे से याद करना है और समझना भी है। इसी के आधार पर ये जो हमने पढ़ा है, इसी के आधार पर दो उदाहरण आपकी बुक में दे रखे हैं। उदाहरण 11.10 है किसी विद्युत स्त्री में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वॉट की दर से P जो है शक्ति वो हमें 840 वॉट दे रखी है कि 840 वॉट की दर से ऊर्जा उपभुक्त होती है तथा 360 वॉट की दर से उस समय उपभुक्त होती है जब तापन की दर निम्नतम हो। दो चीजें हमसे पूछी है, दो स्थितियां हमें दी गई है। तो यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध को परिकलित कीजिए। तो निवेशी शक्ति अभी अभी हमने यहाँ पर देखी थी P बराबर VI। तो इस सूत्र से I बराबर जब हम निकालेंगे तो वो हो जाता है P अपॉन V। P का मान 840 वोल्ट दे रखा है, V का मान हमें 220 वोल्ट दे रखा है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3.82 एम्पियर। ये हमारे पास में विद्युत धारा का मान आ जाएगा जब विभवांतर कितना है 840 वोल्ट है। ठीक है, अब प्रतिरोध पूछा है तो इसी के लिए हम प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, वही ओम के नियम से हमने निकाला है। V बराबर IR होता है, R बराबर V अपॉन I ओम के नियम से हो जाएगा। V का मान रखा 220 वोल्ट, I का मान अभी हमने निकाला था 3.82। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 57.60 ओम। ये हमारे इस समय पर 840 वॉट की दर से इस शक्ति पर हमारे पास जो प्रतिरोध है उसका मान आ जाता है 57.60 ओम। नेक्स्ट स्थिति पर चलते हैं कि जब तापन की दर निम्नतम हो तब I जो रहेगा, यही वाला फॉर्मूला लगाया हमने, P बराबर VI से I बराबर हो जाएगा P अपॉन V। तो P 360 हमें दे रखा है कि 360 वॉट की दर से उस समय उपभुक्त होती है, तो 360 लिख दिया हमने। V का मान हमारे पास कॉमन है 220 वोल्ट। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1.64 एम्पियर। और इसी के लिए जब हम प्रतिरोध निकालते हैं वही ओम के नियम से R बराबर V अपॉन I से, तो 220 वोल्ट, V का मान, I का मान 1.64। इसे जब सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाता है 134.15 ओम। ये हमारे पास दूसरी स्थिति के लिए प्रतिरोध हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है और उसी के अनुसार आपको फॉर्मूलों का उपयोग करना है। अब उदाहरण आ जाता है, नेक्स्ट उदाहरण 11.11। किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो विभवांतर बताइए कि सिरों के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। जो हमें दे रखा है वो हम पहले लिख लेते हैं। H बराबर 100 जूल, R बराबर 4 ओम दे रखा है, T समय हमें 1 सेकंड दे रखा है और विभवांतर हमसे पूछा है। तो जो हमारा जूल का नियम है वो है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। इस क्वेश्चन को देखकर आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर जूल के नियम का उपयोग होगा। तो जूल का नियम H बराबर आई स्क्वायर आर टी, इसी से हम I का मान निकालते हैं तो I बराबर हो जाता है अंडर रूट H अपॉन आर टी। H का मान 100 लिख दिया, R का मान 4 और T का मान 1। इसे जब सॉल्व करते हैं तो I का मान हमारे पास में आ जाता है 5 एम्पियर। अब हमें पता करना है विभवांतर कितना है, तो विभवांतर निकालने के लिए वही हम ओम के नियम का फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, V बराबर आई आर का। तो देखते हैं I हमारे पास में 5 एम्पियर आ गई है, R हमें दे रखा था 4 ओम, इन दोनों को गुणा करते हैं तो 20 वोल्ट का जो विभवांतर है वो हमारे पास में आ जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमें ये दिमाग लगाना है और ये पता करना है उन फॉर्मूलों से कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। और वैसे इस लेसन का जो आधार है, हर जगह जो फॉर्मूला हमारे काम में आ रहा है वो है ओम का नियम, V बराबर आई आर।
ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग, यानी जो हमने जूल के तापन का नियम पढ़ा, या यूं कहें कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ा, उसका दैनिक जीवन में हमारे क्या उपयोग है। तो पहला उपयोग है कि विद्युत इस्त्री, विद्युत हीटर, विद्युत केतली, विद्युत तंदूर, टोस्टर, जो पानी गर्म करने की रोड होती है वो, और ऐसी बहुत सारे उपकरण आप अपने घर में और आसपास देखते हैं जहां पर जूल के तापन के नियम पर आधारित बहुत सारी युक्तियां हमें देखने को मिलती हैं। तो आपसे दो उदाहरण पूछे जा सकते हैं कि जूल के तापन के नियम पर आधारित दो युक्तियां बताइए। वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर आपसे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की युक्तियां ही पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो आप विद्युत इस्त्री लिख देंगे, विद्युत हीटर लिख देंगे, और जो भी आप चाहे लिखना वो लिख सकते हैं जहां पर हम उस ताप का उपयोग कर रहे हैं। जैसे प्रेस का उपयोग हम प्रेस करने, विद्युत इस्त्री का उपयोग हम कपड़ों पर प्रेस करने के लिए करते हैं, ठीक है। विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी किया जाता है। इसके लिए बल्ब का तंतु ऐसी धातु का बनाते हैं जो अत्यंत तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न कर सके और साथ ही उस ताप पर पिघले भी नहीं। बहुत ज्यादा ताप उत्पन्न करने के लिए उसे अपना, बहुत ज्यादा प्रकाश उत्पन्न करने के लिए उसे अपना भी ताप बढ़ाना पड़ेगा। तो धातु ऐसी होनी चाहिए कि उसका जो ताप बढ़ रहा है उस पर वो पिघलनी नहीं चाहिए। और इस कार्य के लिए टंगस्टन धातु जो है वो सबसे बेहतर मानी जाती है, क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वो 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देख लीजिए बच्चों कितना ज्यादा इसका गलनांक है, बहुत ही ज्यादा गलनांक होता है। यानी बहुत दिनों तक अगर इसको लगातार किसी बल्ब को जलाए भी रखा जाए तब भी वो इस ताप तक नहीं पहुंचता, और वो कई दिनों तक लगातार जलाए रखने पर भी खराब नहीं होता। तो टंगस्टन का जो तापमान गलनांक होता है वो 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और बल्ब में निष्क्रिय गैसें जैसे कि नाइट्रोजन और ऑर्गन जो होती हैं वो भरी जाती हैं, ताकि उच्च ताप पर भी, ये निष्क्रिय गैसें हैं तो उच्च ताप पर भी जो धातु है वो इनसे क्रिया नहीं करेगी, और क्रिया नहीं करेगी तो बल्ब की आयु जो है वो काफी बढ़ जाएगी। हम देखते हैं बच्चों, हम एलईडी या कोई भी बल्ब लेकर आते हैं तो साल भर की गारंटी वो दुकान वाला हमें देता है, लेकिन हमारे देखने में ये आता है कि साल नहीं बल्कि वो बल्ब जो है वो 2 साल 3 साल भी चल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो निष्क्रिय गैसें भरी हुई रहती हैं वो टंगस्टन से क्रिया नहीं करती, और टंगस्टन से क्रिया नहीं करती तो लंबे समय तक निष्क्रिय होकर वो जो तार है वो अपना काम करता रहता है। तो बच्चों इस वाले जो पैराग्राफ मैंने लिखा है इसमें से आपसे ये पूछा जाता है कि जो विद्युत बल्ब है वो कौन सी धातु का बनाया जाता है। तो इसका सिंपल ही आंसर हो गया कि टंगस्टन धातु का बनाया जाता है। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो विद्युत बल्ब है वो टंगस्टन धातु के ही क्यों बनाए जाते हैं, तो ये जो आपको आंसर लिखा है कि इसका जो गलनांक होता है वो काफी ज्यादा होता है, और इसके साथ ही इसके अंदर अत्यंत तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इस वजह से, और ये उच्च ताप पर भी निष्क्रिय गैसों से क्रिया नहीं करती, इस वजह से इसका जो बल्ब हम बनाते हैं वो टंगस्टन धातु के ही, जो तंतु बनाते हैं वो टंगस्टन धातु का ही बनाया जाता है, ठीक है। सेकंड प्रयोग पर हम चलते हैं बच्चों कि जूल तापन का एक और जो उपयोग है वो विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाला फ्यूज है। यह परिपथों तथा सानिध्रों की सुरक्षा किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा को उनसे प्रवाहित न होने देकर करता है। यानी हमारे घरों में जितनी विद्युत धारा चाहिए सानिध्रों को, उपकरणों को, उतनी ही विद्युत धारा आए। अगर किसी वजह से अनावश्यक रूप से ज्यादा मान की विद्युत धारा आ जाती है तो ये जो फ्यूज तार होता है वो पिघल जाता है। पिघलने से जो परिपथ होता है वो टूट जाता है, और परिपथ के टूटने से जो आगे के हमारे घरों में सानिध्र विभिन्न उपकरण जुड़े हुए हैं उन तक वो ज्यादा विद्युत धारा नहीं पहुंच पाती और वो हमारे उपकरण सुरक्षित रहते हैं। तो इसके लिए आप समझ गए होंगे कि विद्युत, इसको फ्यूज को कौन से क्रम में लगाया जाता है। तो
फ्यूज को हम लगाएंगे श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये देखिए कि फ्यूज को युक्ति के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तभी तो जब वो पिघलेगा तो तभी तो आगे के सारे उपकरण में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, और नहीं होगी तो वो उपकरण खराब नहीं होंगे। ठीक है, यानी एक चीज के खराब होने से, एक अवयव के खराब होने से आगे के अवयवों में विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, इस वजह से इसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, फ्यूज किसी ऐसी धातु या मिश्र धातु का टुकड़ा होता है जिसका उचित गलनांक हो, यानी वो बहुत जल्दी भी ना पिघले और बहुत देर से बहुत ज्यादा विद्युत धारा आ रही हो और फिर भी वो ना पिघले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए अधिकतर एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, फेरस लोहा, इन धातुओं का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा के निर्दिष्ट मान से वृद्धि होते ही घरेलू परिपथ में उपयोग होने, ताप में वृद्धि होने से यह पिघलकर टूट जाता है और सांधित्रों की सुरक्षा हो जाती है। अभी अभी बताया मैंने, जैसे ही विद्युत धारा में वृद्धि होगी वैसे ही ये पिघल जाएगा, पिघलकर टूट जाएगा और अन्य जो हमारे सांधित्र होते हैं उनकी सुरक्षा हो जाएगी। घरेलू परिपथों में उपयोग होने वाली फ्यूज की अनुमत विद्युत धारा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर और 10 एम्पियर होती है। यानी ये जो 4-5 मान है, इसी के अंदर हमारे जो घरेलू विद्युत उपकरण होते हैं उन सभी को इतनी ही विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। तो जो इलेक्ट्रीशियन हमारे यहाँ काम करते हैं, हमारा घर जब बनता है, विद्युत मीटर और जब विद्युत तार लगाए जाते हैं, सर्किट बनाया जाता है, तब उन लोगों को ये ध्यान होता है कि यहाँ पर कितने एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी और हमें कौन सा तार लगाना है और कौन सा फ्यूज लगाना है जो ये इतनी विद्युत धारा को सहन कर सके, उससे ज्यादा विद्युत धारा आए तो वो पिघल जाए। ठीक है, तो अब कैसे पता लगाते हैं कि उस विद्युत स्त्री के परिपथ में जो 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति उस समय उपभुक्त करती है जब उसे 220 वोल्ट पर प्रचारित करते हैं, तो विद्युत धारा का मान यहाँ पर कितना होना चाहिए। तो विद्युत धारा का मान I बराबर P/V से हम निकालेंगे, और ये किससे निकाला हमने निकाला P बराबर VI से, जो हमने इससे पहले फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, तो I हमने निकाल लिया, P हमारे पास 1000 दे रखा है, V हमारे पास 220 वोल्ट दे रखा है। इसे सॉल्व करेंगे तो 4.54 एम्पियर आ जाएगा, और इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये जो इतनी विद्युत धाराएं दे रखी है हमें, उनमें से हमें कौन सी विद्युत धारा का उपयोग करना है। आप समझ गए होंगे 4.54 एम्पियर का मतलब है कि हम 5 एम्पियर प्रवाहित होने वाला विद्युत तार हम यूज कर लें या विद्युत फ्यूज हम उपयोग कर लें, तो जैसे ही 5 एम्पियर से ज्यादा प्रवाहित होगी विद्युत धारा, वैसे ही वो तार टूट जाएगा और तार के टूटने से जो ज्यादा विद्युत धारा है वो विद्युत स्ट्रीम में नहीं जाएगी, और नहीं जाएगी तो वो खराब होने से बच जाएगी। तो इस तरह से इस विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग हम दैनिक जीवन में कई रूपों में करते हैं। अब आ जाता है बच्चों विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। तो पहले हमने पढ़ा था कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। अब इस डेफिनेशन के साथ ही एक और डेफिनेशन है कि ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को भी विद्युत शक्ति कहा जाता है। ठीक है, यानी दोनों ही डेफिनेशन, हम यहाँ पर ऊर्जा के उपयोग की बात कर रहे हैं। तो कार्य करने की दर के साथ साथ वो जिस तरह से उपयोग हो रही है, उपभुक्त हो रही है, खर्च हो रही है, तो उस खर्च होने की दर को भी किस तरह से प्रति घंटे, प्रति सेकंड, किस तरह से समय के अनुसार वो किस तरह से खर्च हो रही है, तो ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को भी विद्युत शक्ति कहा जाता है। ठीक है, तो P बराबर VI अपन ने पढ़ा था, तो V बराबर IR से यदि हम V का मान रख देते हैं तो हो जाता है, V की जगह पर हम IR लिख देते हैं, IR और ये I वैसा का वैसा, तो हो जाता है I²R। ठीक है, अभी हमने रखा था V का मान, अब हम लिखते हैं I का मान। V बराबर IR था तो IR से I बराबर हो गया V/R। तो अब यहाँ पर यदि हम I का मान, V को वैसे के वैसे ही रहने दें और I का मान रख दें V/R, तो हमें प्राप्त होता है V²/R। तो इस प्रकार से P जो है वो
आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक है वो होता है वॉट। यह उस युक्ति द्वारा उपभुक्त शक्ति, उपभुक्त मतलब खर्च की गई, उपयोग में ली गई शक्ति है जिससे उस समय 1 एम्पियर की विद्युत धारा उत्पन्न होती है जब उसे 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रचालित कराया जाता है। यानी कि ये 1 वोल्ट जो शक्ति है वो किसके बराबर है, जब हम 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 एम्पियर की विद्युत धारा जो बह रही है वो उस टाइम पर हो, तो ये उस टाइम पर उपभुक्त होने वाली शक्ति की मात्रा है। तो इसे 1 वॉट को हम कह सकते हैं 1 वोल्ट एम्पियर। ठीक है, व्यवहारिक रूप से विद्युत शक्ति के बड़े मात्रक जो है वो किलो वॉट घंटा हो, किलो वॉट को तो हम लिखेंगे किलो वॉट, KGW, KW, किलो वॉट का उपयोग किया जाता है। 1 किलो वॉट में 1000 वॉट समाहित होते हैं। बच्चों आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि शक्ति का वॉट के अलावा और कौन सा मात्रक है। ये वॉट तो है ही सही, तो वॉट के अलावा और कौन सा मात्रक है, तो शक्ति का दूसरा मात्रक हो जाएगा वोल्ट एम्पियर। ठीक है, ये आपके ऑप्शन में दे रखा होगा बस में विकल्पों में, और आपको उस पर निशान लगाना होगा। ठीक है, अब आ जाता है कि 1 किलोवाट में 1000 वॉट समाहित होते हैं। चूंकि विद्युत ऊर्जा शक्ति तथा समय का गुणनफल होती है, इसलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है वॉट घंटा, जिसे हम WH कैपिटल W और H स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं। जब 1 वॉट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक होता है तो उपभुक्त ऊर्जा 1 वॉट आवर होती है, 1 वॉट घंटा होती है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है, जिसे यूनिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बन जाता है 1 यूनिट बराबर कितना होता है, या 1 यूनिट किसे कहते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर हो गई 1000 वॉट। 3600 सेकंड के लिए ये 1 घंटे को हमने सेकंड में परिवर्तित कर दिया है, तो 3600 सेकंड हो गए हैं। तो ये हो जाता है 3.6 × 10⁶ वॉट सेकंड, और इसे ही वॉट सेकंड को ही हम 3.6 × 10⁶ और वॉट सेकंड को ही हम जूल लिख देते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 वॉट घंटा जो होता है या 1 यूनिट जो होती है वो कितने जूल के बराबर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो आपसे अधिकतर पूछा जाता है कि 1 यूनिट जो होती है वो कितने जूल के बराबर होती है। तो 1 यूनिट जो होती है वो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होती है। बिल्कुल आपको इसको बहुत अच्छे से कंठस्थ याद कर लेना है बच्चों। ठीक है, अब इन्हीं पर आधारित आपके 2 उदाहरण दे रखे हैं। उदाहरण 11.12 देखते हैं कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 विद्युत एम्पियर 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है। हमें दे रखा है V जो कि है 220 वोल्ट, हमें दे रखा है I जो है 0.50 एम्पियर, P बराबर VI हमने पढ़ा था, ये देखिए ऊपर ही ऊपर है ना, तो P बराबर VI हमने पढ़ा था। V का मान 220, I का मान 0.50 हमने रख दिया, इन दोनों को गुणा किया, हमारे पास आ जाता है 110 जूल पर सेकंड, जिसे हम कह सकते हैं 110 वॉट। ठीक है, जो है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण 11.13 कि 400 वॉट अनुमत का कोई रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। 3 रुपए प्रति किलोवाट घंटे की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या है। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 अंकित प्रश्न विद्युत वाले लेसन में से 100% आता है। तो ये श्रेणी क्रम वाला, समांतर क्रम वाला, इन दोनों में से हर साल अल्टरनेट रूप से इन दोनों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बार समांतर क्रम का और नेक्स्ट ईयर श्रेणी क्रम का। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन है, इस तरह पर बेसिक ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपसे अधिकतर पूछे जाते हैं इस लेसन में से।
तो बहुत अच्छे से आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो हमें दे रखा है कि 30 दिन में रेफ्रिजरेटर द्वारा उपभुक्त कुल ऊर्जा हम निकालेंगे सबसे पहले कि भाई 30 दिन तक चलाया जाता है, हर दिन 8 घंटे चलाया जाता है और कितनी पावर का है, 400 वॉट का है वो रेफ्रिजरेटर। तो हम सबसे पहले जो भी हमें दे रखा है 30 दिन का, हम उसकी उपभुक्त जो ऊर्जा है वो निकाल लेते हैं। तो 400 वॉट का है, 8 घंटे चलाया जा रहा है और 30 दिन तक चलाया जा रहा है, यानी हमें जो सब कुछ दे रखा है, पावर दे रखी है, घंटे दे रखे हैं, दिन दे रखे हैं, उन सबको हम एक साथ गुणा कर लेते हैं, जिससे हमारे पास में उसने कितनी ऊर्जा खर्च की इतने घंटे में, इतने दिनों में, वो सारी ऊर्जा हमारे पास में आ जाती है। तो हमारे पास इन सबको गुणा करने से आ जाता है 96,000 वॉट घंटा, जिसे हम लिख सकते हैं 96 किलो वॉट। ठीक है, अब ऊर्जा का कुल मूल्य उसने दे रखा है, तो ऊर्जा का कुल मूल्य 3 रुपए प्रति किलोवाट घंटा दे रखा है। 96 किलोवाट घंटा हमारे पास में आ गया है। 96 को हम 3 से गुणा कर देते हैं, जो भी आपको दे रखा हो इतने रुपए से आप निकालिए, उतने रुपए से आप गुणा कर देंगे, हमारे पास में आ जाता है 288 रुपए। तो इस तरह से हम 400 वॉट के रेफ्रिजरेटर को 8 घंटे प्रतिदिन चलाकर 30 दिन में हमें 288 रुपए 3 रुपए के हिसाब से देने पड़ेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुल उपभुक्त ऊर्जा निकाल लेनी है और फिर जब कुल उपभुक्त ऊर्जा निकल जाए तो उसे किलोवाट घंटे में परिवर्तित करके उसे आपको जो भी आपको रुपए दे रखे हैं उससे गुणा कर देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये बच्चों। आपको आंकिक प्रश्नों को देख करके और घबराने की जरूरत नहीं होती, बस आपको उन्हें एक बार अच्छे से समझना होता है और उस समझ को एग्जाम के टाइम पर उपयोग करना होता है, बस वही आपको करना है। यहाँ पर ज्यादा फॉर्मूले नहीं दिए हुए हैं। ओम का जो नियम है V बराबर IR, इसको आपको हमेशा याद रखना है और समांतर और श्रेणी क्रम को आपको हमेशा याद रखना है और ये जो विद्युत शक्ति वाले जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आपको देखना है। तो बच्चों इस तरह से इस लेसन को इस वीडियो में हमने पूरा कर दिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको पूरा लेसन समझ में आ गया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपको करना है वो आप जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।